आज राजनीति की शुरुआत ऐसी खबर से जो देश के नीति बनाने वालों को सोचने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि जी न्यूज के कैमरे पर उत्तराखंड में तबाही की ऐसी खौफनाक तस्वीरें आई हैं जो पूरे देश को डरा सकती हैं। सबसे पहले पहाड़ों से आई इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए जरा। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक में पहाड़ों पर विनाश लीला जारी है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का आतंक है। पहाड़ों को चीर कर बनाई गई सड़कें अब खाई में समा चुकी हैं। केदारनाथ के साथ साथ चारधाम यात्रा के लिए निकले श्रद्धालु अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। उनको बचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन खराब मौसम और बिगड़े हालातों ने रेस्क्यू टीमों के हाथ बांध दिए। वो चाहकर भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही। उत्तराखंड में जी न्यूज की टीम मौजूद है और जी न्यूज के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई उन्हें देखकर आपको 2013 की त्रासदी वापस याद आएगी, जब पूरा केदारधाम का इलाका मलबे में तब्दील हो गया। ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। कुदरत ने बदला रूप तो पहाड़ों पर आई प्रलय। पहाड़ों से बरस रहे हैं मौत के पत्थर। केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी डरा रही है। जहां पर मैं मौजूद हूं सोनप्रयाग में, आप देखिए मंदाकिनी का बहाव कितना ज्यादा है। केदारनाथ धाम के रास्ते पर श्रद्धालुओं की बढ़ी मुसीबत। टूट रहे हैं रास्ते, फंस गए श्रद्धालु। एसडीआरएफ ये चाहती है जितने लोग निकाले जा सकते हैं उनको निकाला जाए और इनको इसी पहाड़ी से ऊपर निकालने के लिए तमाम टीमें काम कर रही हैं। देखिए ये पूरा जो हाईवे है उसकी स्थिति आप देखिए, पूरी तरीके से हाईवे टूट चुका है। पहाड़ तो पहाड़, नदियों ने भी विकराल रूप धारण किया। अलकनंदा का प्रचंड वेग, डर रहा है इंसान। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बादल तोड़ तबाही मची हुई है। एक तरफ पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं, पेड़ जड़ से उखड़कर खाई में समा रहे हैं और इंसान त्राहिमाम कर रहा है। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। शुक्रवार को सोनप्रयाग में देखते ही देखते पहाड़ दरकने लगे, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। लैंडस्लाइड की ये खौफनाक तस्वीरें जी न्यूज के कैमरे में कैद हो गई। ये जो धूल आपको दिख रही है ये पूरा बड़ा लैंडस्लाइड है जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, तमाम पेड़ देखिए, ऊपर से पेड़ भी नीचे गिर रहे हैं। और ये इस जगह की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जितना भी रेस्क्यू कार्य शुरू किया जाता है वो ऐसे प्रभावित होता है। जिस समय सोनप्रयाग पर लैंडस्लाइड हुआ, वहां से कई श्रद्धालु रास्ता पार कर रहे थे। पत्थरों को अपने ऊपर गिरता देख हड़कंप मच गया और जो लोग पहाड़ों पर फंसे थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ठीक सामने देखिए किस तरह से एक बड़ा पहाड़, बड़े बोल्डर फिर से गिरने शुरू हो गए हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड एक्टिव हो चुका है इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं। और ये देखिए किस तरह से बड़े चट्टान, बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान यहाँ हैं, एसडीआरएफ के जवान यहाँ हैं। इनकी यही कोशिश है कि जो रास्तों में फंसे हैं कम से कम उनको समय रहते नीचे निकाल लिया जाए। और ये पत्थर लगातार एक्टिव हैं, ये लैंडस्लाइड लगातार एक्टिव है। अभी भी जो तमाम लोग, करीब 500 से ज़्यादा लोग दूसरी ओर फंसे हुए हैं। डिस्टेंस करीब 30 से 40 मीटर की है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहाड़ की एक ऊंचाई पर जाना होगा, उसके बाद वहां से नीचे इनको लाया जा रहा है। ये रास्ता एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बनाया था। और जब लैंडस्लाइड होता है तो धड़कनें बढ़ती हैं ताकि समय रहते जो ऊपर फंसे हैं उनको निकाल लिया जाए। रेस्क्यू टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बिना किसी को चोट लगे सबको सुरक्षित निकाला जाए। कुदरत के आक्रोश के बाद पहाड़ों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है।
और पहाड़ी इलाकों से निकालकर श्रद्धालुओं को सिरसी हेलीपैड लाया जा रहा है। वहीं ड्रोन कैमरों से पहाड़ों पर फंसे श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा रही है। सोनप्रयाग से जी मीडिया के लिए सुरेंद्र डसीला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ खिसक रहे हैं, पहाड़ों से दरक रहे पत्थर इंसानों के लिए काल बन रहे हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ से गौरीकुंड जाने वाली सड़क खाई में समा चुकी है और सड़कों के बहने से हजारों लोग जहां थे वहीं फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के हालात किस तरह दिल दहलाने वाले हो चुके हैं, वहां ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुरेंद्र रसीला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देखिए, मैं सोनप्रयाग की तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जो टीमें रेस्क्यू कर रही हैं उनके लिए मुश्किल कितनी बड़ी है। ये वो रास्ता है जो सीधे गौरीकुंड को जोड़ता था, यहां से लोग जाते थे। ये रास्ता परसों की बारिश के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। अब दूसरी ओर 250 से ज्यादा लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना है। लोग ऐसे हैं जो जिद करते हुए नीचे से जाना चाहते हैं, नदी का बहाव बहुत ज्यादा है। उसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ उनको दोबारा से वापस भेजती है। आप देखिए, क्या ये सही है? लोग समझ नहीं रहे हैं कि पहाड़ मुश्किलों भरा होता है, पहाड़ दिक्कतों भरा होता है और उसके बावजूद इस तरह के लोग प्रयास करते हैं और तमाम जो टीमें हैं वो उनको वापस कर रही है। ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ आप देखिए सड़क किस तरह से धंसी हुई है। तमाम टीमें यहाँ पर यही कोशिश कर रही है कि ये लैंडस्लाइड एक बार बंद हो जाए, जिसके बाद लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हो। लेकिन दूसरी ओर जो लोग हैं वो फंसे हुए, तो उनका सब्र भी जवाब दे रहा है। और अभी भी अब एक तस्वीर और दिखाता हूँ, उधर देखिए, अभी भी तमाम जो टीमें हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि जो लोग तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कोशिश यही भी है कि किसी भी तरीके से यहाँ से लोगों को हटाया जा सके। देखिए, जब हम बोलते हैं तो वहाँ से वो लोग कहाँ से आए आप लोग? कब से फंसे हुए हो? ये तमाम लोग फंसे हुए हैं। देखिए, वहाँ एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी है, लेकिन लोग वो चाहते हैं कि उनका रेस्क्यू आज ही हो जाए, लेकिन जो पत्थर गिर रहे हैं उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोग नदी की ओर हैं। ये नदी से दूर हट जाओ, नदी से दूर हट जाओ, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। देखिए, तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं वहाँ सामने देखिए, एसडीआरएफ ने अब एक रोप बांध दी है उन लोगों को वहां से हटाने के लिए, लोग उससे आगे न जाएं। एक रोप बांध दी गई है। ऊपर कब से फंसे हुए हो? नहीं, हम तो अभी आ रहे। अच्छा, अभी आ रहे। अभी ऊपर कितने लोग हैं? कोई नहीं है, 2-3 लोकल थे, चल गए। अच्छा। और कोई नहीं है। ऐसे लोग को जाना मत देना ऊपर से। अच्छा, वो ऊपर तक खींच रहा है, वो ढंग तक आ रहा है नीचे, पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर पूरा उस तरफ कितने लोग हैं अभी? बहुत है, 400-500 आदमी होना ये रोड में। तो पहाड़ी इलाकों में कुदरत ने जो कहर बरपाया उसने कई इलाकों की तस्वीर बदल दी। तबाही के बीच सैकड़ों लोग जहां तहां फंसे हैं और इन जिंदगियों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं सेना और रेस्क्यू टीम के जाबाज। दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए एक एक जिंदगी को बचाने की जंग लगातार जारी। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बारिश आफत बनकर आई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण दर्जनों लोगों की मौत की खबर है। चारधाम यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं पर कुदरत ने भारी मुसीबत डाल दी है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें जी जान से जुटी हैं। तस्वीरें हिमाचल के रामपुर की हैं, जहां बादल फटने से तबाही आई और कई जिंदगियां फंस गईं। लेकिन रेस्क्यू टीमों ने कुदरत के चैलेंज को ऐसे एक्सेप्ट किया कि देखने वाले देखते रह गए। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड भी कुदरत की मार से परेशान है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बीच केदारनाथ में 2500 से ज्यादा लोगों के रेस्क्यू की खबर है, लेकिन अभी भी यात्रा मार्ग पर जहां तहां 2000 के करीब श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर है। रेस्क्यू अभियान में चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। केदारनाथ में लगातार रेस्क्यू कार्य जारी हैं, लेकिन खराब मौसम के बीच रेस्क्यू टीम को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली बिकॉज ये थोड़ा सा जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ वो अभी भी कच्चा है, वहाँ पे शावरिंग लगातार कंटिन्यू हो रही है।
तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारा ऑल्टरनेटिव है, जो भी सेफ़ है, जैसे मुनकटिया का रास्ता ऊपर से सेफ़ है, उसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर का एक डाउन है, उसको हम ठीक करा रहे हैं। SDRF, NDRF, DDRF हमारी पूरी टीम लगी हुई है, इसमें रोप भी बांध दिए गए हैं, लोगों को निकाला जा रहा है और जैसे वो यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी फिर बाकी चीज़ें और उनको मूवमेंट करने के लिए भी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। साथ में हेली और जो हमारे चिनूक और MI से रेस्क्यू हैं उनको भी हम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। पहाड़ों पर हालात बेकाबू हैं, अलर्ट जारी हुआ है। केदारनाथ इस वक्त कुदरत की दोहरी मार से बेहाल है। एक तरफ बादल फटने से पूरे इलाके में पानी तबाही मचा रहा है, तो दूसरी तरफ जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड ने सड़कें बंद कर दी। हजारों की तादाद में लोग मुश्किल हालात में हैं और ऐसी कुछ तस्वीरें केदारनाथ के जोगरबात इलाके से हैं, जहां NDRF और SDRF की टीमें लोगों को नदी के बहाव और पथरीले रास्तों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी है। तस्वीरें जरा आप देखिए, पहाड़ यहां अटे हुए हैं, पत्थर लगातार गिर रहे हैं और जो झरने हैं उनके साथ में पत्थर पूरे झुंड में नीचे उतर कर आ रहे हैं। पूरे इलाके का संपर्क दूसरी जगहों से कट चुका है। ऐसे में रास्ते में फंसे लोगों को पूरी एहतियात के साथ सुरक्षित निकाला जा रहा है। विकास अगर आगे नहीं गया होता ना भाई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पहाड़ों पर क्या इस वक्त जनजीवन हो चुका है। लोग खुद की जान बचाने के लिए जगह जगह अटके हुए हैं। पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही है। झरने जो हैं खासतौर पर उनसे संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके साथ में पत्थरों के साथ लैंडस्लाइड नीचे हो रही है। तो उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में भी कुदरत तबाही मचा रही है। हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाने वाले मलाना डैम पर पहुंचा है जी न्यूज, जहां हर तरफ तबाही का मंजर है। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट। पहाड़ों पर किस तरह से प्रलय आई हुई है उसकी एक तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं। इस वक्त जी न्यूज देश का पहला न्यूज चैनल है जो कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रलय आई है उसके स्पॉट पर, हॉट स्पॉट पर पहुंचा है। हम लोग इस वक्त सामने आप देखिए मलाना डैम पर मौजूद हैं, जो डैम कल फट गया था, जिसके बाद पूरे हिमाचल में, हिमाचल के कई जिलों में लगातार इस तरह से सैलाब आया हुआ है। उसकी सीधी तस्वीर हम लोग आपको दिखा रहे हैं। सामने आप देखिए कि किस तरह से डैम पूरी तरह से फट चुका है, जिसके बाद नदी का सारा पानी, पार्वती नदी का सारा पानी तेज रफ्तार से नीचे बाकी शहरों की तरफ जा रहा है। उसके अलावा लैंडस्लाइड आप देख लीजिए। आप में से कई लोगों को मलाना, कसौल हो सकता है फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो आप लोगों की, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि लैंडस्लाइड आप देख लीजिए। कुछ इस तरह से लैंडस्लाइड हुई है कि रास्ता पूरी तरह से गायब हो चुका है। तक ये तस्वीर है यहाँ पर मलाना डैम की, जिसके फटने के बाद हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में तबाही आ चुकी है। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, मलाना। तो उत्तराखंड में और हिमाचल के बाद आपको लेकर चलते हैं केरल के वायनाड में। वायनाड में आसमान से आफत बरसी और सब कुछ तबाह करके ले गई। मेरे दोनों तरफ आपको दो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, वो वायनाड की हालातों को बता रही हैं। ये दो सैटेलाइट इमेज हैं जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जारी किया है। लाल सैटेलाइट इमेज उस वक्त की है जब वायनाड खूबसूरत था, सब कुछ सही था, लेकिन लैंडस्लाइड के बाद पूरे इलाके का रंग बदल गया। और रंग बदलने के बाद क्या हुआ जरा देखिए। खबरों के मुताबिक वायनाड में जितने बड़े हिस्से पर लैंडस्लाइड का प्रभाव पड़ा, वो हिस्सा इतना बड़ा है कि पूरे एरिया में 13 से ज्यादा इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब पूरा इलाके में कुछ है तो सिर्फ मलबा है। चार दिन पहले वायनाड में कुदरत ने तांडव मचाया और सैकड़ों जिंदगियों को लील गया। और अब केरल के वायनाड में आई आपदा के 4 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन यहां मलबे में कई शवों के दबे होने की आशंका है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी यहां पर मौत हो चुकी है, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली। राहत और बचाव की टीम में स्निफर डॉग्स को भी शामिल किया गया है। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 300 पार कर गई है, जबकि 250 से ज्यादा लोग लापता बताए जाते हैं।
और जमीन के नीचे कितनी लाशें दबी होंगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि वायनाड में बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट अभी भी बना हुआ है। वायनाड से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा गुरुवार को वायनाड के हालातों का जायजा लेने पहुंचे थे। राहुल गांधी अभी भी वायनाड में मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाने के साथ साथ लोगों से मिल भी रहे हैं। वायनाड में जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो रहा है, तबाही की तस्वीरें और आंकड़े लोगों को हैरान कर रही हैं। खबर के मुताबिक भूस्खलन के बाद बहते आ रहे मलबे की तेज गति ने इरावानी फुजार नदी के मार्ग को चौड़ा कर दिया है, जिससे इसके किनारे टूट गए हैं। नदी किनारों पर बने घरों को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं भूस्खलन के बाद इलाके की जो तस्वीरें सामने आई उनसे पता चलता है कि आबादी वाले इलाकों के करीब पहुंचने पर नदी तेसी जे लगातार अपनी ऊंचाई खोती जा रही है। लेकिन इन हालातों में भी इंडियन आर्मी और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों सहित बचाव दल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वायनाड की खबरों के बाद अब आपको वायनाड के पुराने सांसद राहुल गांधी की खबर दिखाते हैं। क्या संसद में चक्रव्यूह वाला बयान देकर राहुल गांधी ने खुद के लिए चक्रव्यूह रच दिया है? और संसद में सरकार से सवाल पूछने के बजाय अब राहुल जांच एजेंसीज के सवालों का सामना करेंगे। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा खुद राहुल गांधी कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर राहुल गांधी ने अपने ऊपर जांच एजेंसीज के शिकंजे की भविष्यवाणी कर दी, तो बीजेपी राहुल के दावों को झूठा करार दे रही। ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। करीब 4 दिन पहले संसद में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की कोशिश की, मगर ऐसा लगता है कि अब राहुल खुद ही इस चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। और ये बात खुद राहुल गांधी मान रहे हैं। वो भी राहुल को यह ख्याल आधी रात को आया। रात 1:52 का वक्त था जब हिंदुस्तान नींद में था। तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसने सुबह सुबह सुर्खियों की शक्ल ले ली। राहुल ने लिखा, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल की इस पोस्ट का मानो कांग्रेस भी बाहें खोलकर इंतजार कर रही थी। कांग्रेस नेताओं ने अपने नेता के लिखे शब्दों को जुबानी धार दी और दावा किया कि सदन में राहुल की बुलंद आवाज से सरकार डर गई, इसीलिए षड्यंत्र रच रही है। बहुत दिनों बाद विपक्ष के नेता के रूप में एक सशक्त आवाज उभरी और जिसके खून में डीएनए हो, जिसके इतिहास में डीएनए, इतिहास के डीएनए में तानाशाही हो, वो भाजपा सरकार को कहां बर्दाश्त। राहुल गांधी न झुकने वाला है न डरने वाला है। राहुल के देर रात वाले पोस्ट के जरिए कांग्रेस जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को और मजबूत करने में लगी है, तो बीजेपी राहुल के दावों को हवा हवाई बता रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो एक कदम आगे बढ़कर राहुल को अब तक का सबसे झूठा नेता प्रतिपक्ष करार दिया। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। राहुल की पोस्ट पर गठबंधन के सहयोगी भी अपने अपने हिसाब से वार पलटवार में जुटे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के संजय ने तो राहुल गांधी पर गुंडों से हमलों तक की आशंका जता दी। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासी कोहराम मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह साफ नहीं है कि किस मामले में ईडी राहुल से पूछताछ करेगी। फिलहाल राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं। 2 साल पहले इसी केस में ईडी राहुल से 5 दिन पूछताछ कर चुकी है। इसी केस में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता पवन बंसल ईडी के सवालों का सामना कर चुके हैं। लेकिन अब नोटिस के बिना ही राहुल ने ईडी की आहट की भविष्यवाणी कर दी है। क्या राहुल की भविष्यवाणी केजरीवाल की तरह सच होगी या ये दावे बीजेपी को घेरने की राहुल की रणनीति का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो एक तरफ राहुल गांधी ईडी एक्शन की आशंका जता रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के घर सुबह सुबह ईडी पहुंच गई। ईडी की टीम ने लखनऊ के कानपुर रोड में स्कूटर इंडिया स्थित बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए ईडी की टीम बाकायदा बुलडोजर लेकर वहां पहुंची। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज है और इसी मामले में आज ईडी की टीम ने कार्रवाई की। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और एनआरएचएम घोटाले में बाबू सिंह कुशवाहा जेल जा चुके हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी ने शिकंजा कसा तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन बता रही है तो समाजवादी पार्टी बदले की कार्रवाई बता रही है। सुनिए जरा। जो पैसा जनता के उत्थान के लिए, उन्हें मेडिकल सेवाओं की बेहतरी के लिए खर्च किया जाना था, बाबू सिंह कुशवाहा ने उसका दुरुपयोग करके ये संपत्ति अर्जित की है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बड़ी कार्रवाई है जिसका सभी के द्वारा स्वागत किया ही जाना चाहिए। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई गैर कानूनी और द्वेषपूर्ण है। दरअसल बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जौनपुर में भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह को बुरी तरह से लोकसभा चुनाव उस हार का बदला बाबू सिंह कुशवाहा जी पे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके कार्रवाई करके लिया जा रहा है। और अब बात समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की, जो विधानसभा से लोकसभा पहुंच चुके हैं, जिसके बाद सीएम योगी और अखिलेश यादव के वार पलटवार की कमी खलने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ उम्मीदों के ठीक उलट। अखिलेश यादव ने दिल्ली से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बकार रखा। कोई पीछे है कि चेतावनी भी दी कि योगी के पीछे कोई तो है, लेकिन आखिर कौन है योगी के पीछे, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। सदन में योगी के इन तेवरों को अखिलेश यादव ने गुस्से की संज्ञा दी है और कथित अंतरकलह के तार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जोड़कर बीजेपी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? यूपी विधानसभा में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी सख्त तेवरों के साथ समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन आरोपों के इन्हीं तीरों को अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ ही हथियार बना दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली से लखनऊ का जिक्र करके ये बताने का प्रयास किया कि बीजेपी आला कमान और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पीछे वाले का भी जिक्र किया और इस जिक्र के जरिए ये जताने की कोशिश की कि यूपी में संगठन और सरकार के बीच जो खाई है वो बड़ी है। हाल ही में सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बीजेपी आला कमान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात से जुड़े एक वीडियो का जिक्र अखिलेश यादव ने लोकसभा में किया और दिल्ली और लखनऊ के बीच खाई दिखाने का नैरेटिव सेट किया। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। अखिलेश यादव की इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से ठंडी फुहारों की बारिश भी हो रही है। एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पोस्ट की, जिसमें पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा को टैग किया गया, लेकिन सूबे के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ उनकी टैग वाली वरीयता क्रम से नदारद दिखे, गायब दिखे। उन्हें फिर केशव प्रसाद मौर्य ने टैग नहीं किया। माना जा रहा था कि दिल्ली में हाईकमान की पिलाई गई घुट्टी के बाद केशव प्रसाद मौर्य के सुर ठंडे हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन अंदाज बता रहा है केशव प्रसाद मौर्य का कि वो हर दिन नए पर नए सुर लगाने की तैयारी में है। संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव में पार्टी जब जीतती है तो सरकार बनती है। इसे संगठन और सरकार के मध्य
जब संगठन की बैठक में विषय आता है तो उसमें संगठन बड़ा होता है, सरकार में जो लोग हैं संगठन से भेजे गए लोग होते हैं। मैं भी संगठन का कार्यकर्ता ना होता तो मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं होता। इस अंतरकलह के बीच बीजेपी के सामने 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को जीतने की भी चुनौती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली मंथन के बाद सवाल अब भी बरकरार है। क्या कथित अंतरकलह से पार होकर बीजेपी यूपी में हार का बदला ले पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में सियासी संग्राम का नया चैप्टर नजूल जमीन विधेयक के रूप में सामने आ चुका है। योगी सरकार के इस कानून के खिलाफ समाजवादी पार्टी तो पहले से खड़ी थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के साथ साथ अब खुद सरकार में सहयोगी और बीजेपी के अपनों ने इन कानून के विरोध में झंडा बुलंद कर दिया। ये कौन लोग हैं जो कि खुद अपनी पार्टी में रहकर के, सरकार में रहकर के झंडा बुलंद कर रहे हैं? और नजूल भूमि विधेयक क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में पास हुए नजूल जमीन विधेयक 2 महीने के लिए ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन इस विधेयक ने यूपी की सियासत को नए सिरे से गरमा दिया है। नजूल जमीन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की टिप्पणी भारी पड़ गई। अनुप्रिया पटेल ने लिखा, व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि ये विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये दूसरा मौका है जब अनुप्रिया पटेल ने सीधे सीधे योगी सरकार को निशाने पर लिया। इससे पहले अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की थी। योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल के इन तेवर को कुछ दिन पहले आई इन तस्वीरों से भी जोड़ा जा रहा है, जब सीएम योगी ने अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल से मुलाकात की थी। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल यूं तो बहनें हैं, लेकिन सियासत में इनकी अदावत जगजाहिर है। कई बार अपने पिता सोनेलाल पटेल, स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की सियासी विरासत को लेकर इनकी लड़ाई भी सामने आ चुकी है। अब अनुप्रिया पटेल नजूल विधेयक को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं नसीहत देती नजर आ रही हैं। लेकिन योगी सरकार के लिए मुश्किल यह है कि सरकार और संगठन की कथित लड़ाई के बीच सहयोगियों के साथ साथ अपने भी नजूल विधेयक पर पुनर्विचार की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सदन में नजूल जमीन विधेयक के खिलाफ वोट कर विरोध दर्ज कराया और फिर सड़कों पर प्रदर्शन कर इस विधेयक के खिलाफ हल्ला बोला, लेकिन सहयोगियों और अपनों के विरोध को देखते हुए योगी सरकार ने विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया है। मगर इतना जरूर है कि नजूल विधेयक पर बीजेपी के भीतर फिजूल की बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन जिस नजूल विधेयक पर संग्राम है उसे जरा समझे कि वो विधेयक क्या है और क्यों उसके ऊपर हंगामा है। वो कहता क्या है? नजूल जमीन को सरकार सार्वजनिक उपयोग में लाना चाहती है। लीज रिन्यू करने के बारे में नियम स्पष्ट किए जाएंगे। सरकार नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी और जिनका फ्री होल्ड का पैसा जमा है उन्हें रकम बैंक की ब्याज के दर पर ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। अगर शर्तें पूरी करते हैं तो लीज को रिन्यू कर दिया जाएगा। ये विधेयक है। और ये नजूल की जमीन क्या होती है, अब ये समझिए। दरअसल नजूल की जमीन का मतलब ऐसी जमीनों से होता है जिनका कई सालों से कोई वारिस नहीं मिला। ऐसे में इन जमीनों पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाता है। यूपी सरकार इन जमीनों का इस्तेमाल विकास कार्य के लिए करना चाहती है और इसी के संबंध में ये विधेयक है जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। अब आपको एक हैरान और परेशान करने वाली खबर बताता हूं। बीते कुछ वक्त में देश के कई हिस्सों से रेल हादसों की तस्वीरें सामने आई। 2 महीने में 2 बड़े रेल हादसे हुए। 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक शख्स ट्रेन की पटरी पर तरह तरह की चीजें रखता है, रील बनाता है। कभी वो ट्रैक पर साइकिल रखता है, कभी पत्थर रखता है, सिक्के रखता है, तो कभी गैस का सिलेंडर रखता है। आप देखिए इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ये कभी ट्रेन की पटरी पर साइकिल रखता है, कभी ये ट्रैक पर चॉकलेट रख देता है, कभी स्पीकर का बॉक्स तो कभी बैग,
कभी पत्थर तो कभी बड़े बर्तन। YouTube और सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और सब्सक्राइबर बटोरने के लिए यह शख्स कितने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, इसका अंदाजा इसे हो या ना हो आप जरूर लगा सकते हैं। जरा सोचिए, इतने भारी भरकम सामान की वजह से अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए तो क्या होगा। जरा सोचिए, पटरियों पर रखे सामान की वजह से अगर ट्रेन पलट गई तो क्या होगा। लेकिन गुलजार शेख वायरल होने के नाम पर लंबे वक्त से ऐसा ही करता आ रहा है। हॉर्न बजाते हुए ट्रेन पटरी पर आ रही है और यह शख्स ट्रेन के आगे कुछ ना कुछ रखता जा रहा है। इस शख्स के YouTube चैनल को देखिए तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन ट्रैक्स पर सामान रखने के वीडियोस हैं। सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट के नाम पर हजारों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाने वाले इस शख्स का नाम है गुलजार शेख। यह शख्स गुलजार इंडियन हैकर नाम से YouTube चैनल चलाता है। इसके YouTube चैनल पर 2,35,000 सब्सक्राइबर भी हैं। इसने अपने चैनल पर 222 वीडियो अपलोड किए हैं और अभी तक इसके वीडियोस को 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस शख्स के YouTube चैनल को देखकर यह अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि आखिर गुलजार ये सब व्यूज पाने के लिए ही करता है। लेकिन अब गुलजार शेख पर शिकंजा कस गया है। गुलजार शेख के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर भी इसके वीडियोस को शेयर किया गया और देखते ही देखते ये शख्स लाइमलाइट में आ गया। फुल मजा आने वाला है। तो गाइस, किस बात की देरी है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम नेटवर्क अपने पटरी पर रखते हैं और देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है। और अब हमने रख दिया। फेमस होने का गुलजार का रास्ता तो पूरा हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ गुलजार शेख के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। तो गाइस, ये देखो हमारा लेटर टच किया। माय गॉड, तो भाई साहब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर लाइक ऐसे आपके लिए वीडियो चलिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तो ट्रैक पर स्टंटबाजी के शौकीन गुलजार के खिलाफ मानो मुहिम छेड़ दी और इन वीडियोस को रेल जिहाद का नाम दे दिया। वीडियो वायरल हुए तो पुलिस भी हरकत में आई और गुलजार शेख को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस ने गुलजार को आरपीएफ को सौंप दिया। रेलवे पुलिस ने गुलजार के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। गुलजार शेख की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट को चमकाने के चक्कर में ऐसी हरकतें करते हैं और अब ये मांग उठने लगी है कि ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गुलजार की इस हरकत को सोशल मीडिया पर रेल जिहाद भी कहा जा रहा है। तो सोचिए कि कितने तरह के जिहाद चल रहे हैं देश के। अब रुक, एक और जिहाद था बंगाल के बॉर्डर से सटे झारखंड की पाकुड़ का, जहां जमाई के नाम पर एक गजब का खेल चल रहा है। बांग्लादेशी सीमा से सटे झारखंड के कुछ इलाकों में कुछ जमाई ऐसे जम गए कि पूरे के पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। यहां इतने जमाई राजा आकर बस गए कि इलाके को नया नाम दे दिया गया, जमाई टोला। इन जमाई टोलों में कैसे कथित जमीन जिहाद का खेल और कैसे बांग्लादेश से आए जमाई राजा खेल कर रहे हैं, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरा नाम सुनीता टुडू। बच्चे का नाम क्या है? बेटा का नाम है सोहेल अंसारी और बेटी का नाम है सोहेना परवीन। नाम सुनीता टुडू संथाली जनजाति से आती है, लेकिन क्या आपने इनके बच्चों के नाम पर गौर किया? मेरा नाम सुनीता टुडू। बच्चे का नाम क्या है? बेटा का नाम है सोहेल अंसारी और बेटी का नाम है सोहेना परवीन। सुनीता टुडू की शादी हुई है शमशुल अंसारी से। मेरा नाम सलीना हासदा है, बरहेट प्रखंड से। पहले इनका नाम हुआ करता था मोनिका हंसदा। इन्होंने आजाद अंसारी से शादी कर ली, जिसके बाद अपना नाम बदल लिया। इन दो महिलाओं और उनके परिवार की पहचान हम यूं ही नहीं बता रहे,
बल्कि इनके नाम और पहचान में छिपा है बांग्लादेश की सीमा से सटे झारखंड का बहुत बड़ा खेल, जिसे नाम दिया गया है जमाई का जमीन जिहाद। खबर है कि सरहद पार बांग्लादेश से लोग भारत में घुसपैठ करके आते हैं और फिर झारखंड की आदिवासी महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी करते हैं और फिर यहाँ जमाई बन जाते हैं। जमाई बाबू यहीं नहीं रुकते, बल्कि इसी के बाद तो शुरू होता है कथित लैंड जिहाद का खेल। इस इलाके में कभी आदिवासी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। यह इलाका कभी आदिवासी बहुल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ की ताजा तस्वीरें देखिए। पक्के मकान हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर मस्जिदें बनी। इस इलाके का नाम पड़ गया है जमाई टोला। हम अभी बरहेट में, हमारे पीछे जो सड़क जा रही है यही जाती है जमाई टोला। जमाई टोला का मतलब होता है कि कोई मुसलमान अगर किसी संथाली या आदिवासी से शादी करता है तो वो जमाई होता है और फिर वो अपनी पत्नी के परिवार में रहता है, इसलिए जमाई टोला। बांग्लादेश से लगे झारखंड के इलाकों में ये सब कैसे हो रहा है, अब उसे तफसील से समझिए। दावा है कि पाकुड़ और आसपास के कई इलाकों में मुस्लिम घुसपैठियों ने आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर उनसे शादी की और फिर आरक्षण का फायदा उठाकर पत्नियों को पंचायत चुनाव लड़वाया और जीतने के बाद इलाके में अपना दबदबा बढ़ाया। जमाई टोला के इन दो परिवारों से मिलिए। महिला संथाली जनजाति से आती हैं, लेकिन इनके पति मुसलमान। बरहेट के जमाई टोला की सुनीता टुडू गोपलाडी पंचायत की मुखिया है, लेकिन माना जाता है कि ये तो सिर्फ नाम की मुखिया है, क्योंकि असल दबदबा इनके पति का है। सुनीता टुडू पहले टीचर थी, लेकिन शादी के बाद इन्होंने पति के कहने पर नौकरी छोड़ दी। वजह क्या है, आप खुद जमाई बाबू यानी शमशुल अंसारी से सुनिए। मान लीजिए कि आपकी पत्नी यहाँ की संथाल की हैं, आप इस्लाम से हैं, तो इसका भी तो फायदा मिलता होगा। नहीं, उसका फायदा क्या है सर, देखिए कानून में वो अधिकार दिया गया है जिसके चलते हम लोग और सब हैं, तो वही एक है कि फायदा क्या, चुनाव का फायदा वही उससे ज्यादा क्या हो सकता है। अब दूसरे जमाई टोला के इस परिवार से मिलके। इलाके की मुखिया सकीना हंसदा पहले मोनिका के नाम से जानी जाती थी, लेकिन ये भी जमाई बाबू के लव ट्रैप में फंस गए। आजाद अंसारी ने पहले इनसे शादी की और फिर पंचायत चुनाव में रिजर्व सीट होने की वजह से पत्नी को चुनाव लड़वा दिया। पत्नी चुनाव जीत गई, अब जमाई बाबू यहाँ राज करते हैं। सामने जब चुनाव आया तो कभी सोचे नहीं थे कि पंचायत चुनाव लड़ेंगे। जब सामने आया, जब देख रहे हैं कि हमारा रिजर्व सीट में हमारी पत्नी आती है और हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बहुबल क्षेत्र है हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का, क्योंकि यहाँ पर एसटी कम मात्रा में है। लेकिन जब लगा कि समाज सेवा का भगवान की तरफ से, गॉड अल्लाह की तरफ से जब इस तरह का मौका मिला है हमको कि पंचायत चुनाव हमारी पत्नी उस रिजर्व सीट में आती है, संविधान हमको अधिकार दे रहा है लड़ने के लिए, तो हमने बोला कि चलो प्रयास किया जाए। जमाई नंबर 2 अंसारी साहब ने भी वही किया जिसका उन पर आरोप लग रहा है। मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये रिकॉर्ड है, और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। गोड्डा के एमपी निशिकांत दुबे ने इस मामले को तो संसद में उछाला, लेकिन अंसारी साहब को इन बातों का बुरा लगा। अभी गोड्डा जिला के एमपी साहब निशिकांत दुबे के द्वारा जो मुस्लिम समाज के ऊपर जो इस तरह का रोहिंग्या और बांग्लादेशी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आपको बता देना चाह रहे हैं, ये एक राजनीति के तहत जो है मुस्लिम को बदनाम किया जा रहा है। बांग्लादेशी जमाई राजा का ये खेल किस स्तर पर चल रहा है, ये आपको हम नहीं बल्कि आंकड़े बताएंगे। संथाल परगना में 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.66% थी। 2011 में आदिवासी घटकर 28.11% रह गए। वहीं मुसलमानों की आबादी 9.44 से बढ़कर 22.73% हो गई। संथाल परगना के सभी 6 जिलों में आबादी में औसत 7 से 8 लाख का इजाफा हुआ है, जिसमें मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। बांग्लादेश से सटे झारखंड में जमाई बाबू का खेल किस लेवल पर चल रहा है, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल से एक और दिलचस्प खबर देखिए। ये खबर उन 2 शेर और शेरनी की है जिनमें पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वक्त से विवाद हो चुका है। विवाद पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन फैसला आने से पहले वन विभाग ने दोनों जानवरों का नाम बदल दिया। शेर का नाम अकबर से सूरज कर दिया और शेरनी का नाम सीता से तान्या कर दिया। हालांकि पश्चिम बंगाल राज्य वन्य जीव संरक्षण भी दलील दे रही है कि नाम में क्या रखा है।
पिंजरे में आपने किसी को डाल दिए हैं, उसके बाद में उसका कोई नाम रखें ना रखें, उसमें किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है ये कोई अपना चाहत से रखता है, कोई प्यार से किसी को कोई नाम से पुकारता है। जैसे आपके घर में अगर कोई पालतू कुत्ता हो, वो कुत्ते का जैसे आप नामकरण करके उसको परिवार के सदस्य जैसे उसको बुलाते हैं, उसी तरह से कोई वाइल्ड एनिमल को जब पिंजरे में डाला जाता है उसका वाइल्डपन तो ख़त्म वहीं हो जाता है, वो वन्य जीव नहीं रहता है, वो एक एनिमल एग्जिबिट एनिमल हो जाता है। तो उसका नाम रखने से ना रखने से इसमें मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ फर्क नहीं है। दरअसल शेर और शेरनी के नाम अकबर और सीता रखने पर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जाहिर की थी। वीएचपी ने नाम के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वागत भट्टाचार्य ने मौखिक तौर पर नाम बदलने के लिए कहा, जिसके बाद वन विभाग ने फैसला आने से पहले सिर्फ मौखिक आदेश के नाम पर ये पूरा नाम बदल दिया। अब एक और अहम खबर है आवाज दबाने को लेकर। आवाज दबाने का आरोप सीमा पार पीओके में लगातार लगता रहा है, जिसका असर ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान में आजादी की आवाज बुलंद हो चुकी है। बलोच प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग बलोच राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी आर्मी और सेना बलोचों से डरी है और लगातार अत्याचार के खिलाफ विरोध के बिगुल को कुचलने की साजिश में लगी है। लेकिन बलोचों पर अत्याचार की चिंगारी अब ज्वालामुखी बन रही है। ये रिपोर्ट है। पाकिस्तान हमेशा अपने किए की सजा भुगतता आया है और एक बार फिर पाकिस्तान अपना ही बोया काट रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत बलूचों का गुस्सा झेलने पर मजबूर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंदरगाह शहर ग्वादर में हजारों की तादाद में बलूच समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा है। चीन के ग्वादर प्रोजेक्ट, मानवाधिकार हनन, युवाओं को गायब किए जाने और प्रांत के संसाधनों के नाजायज दोहन की बात कहते हुए लोग सड़कों पर उतर गए हैं। ग्वादर $60 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक अहम हिस्सा है। ये अरब सागर पर पाकिस्तान के एकमात्र गहरे समंदर का बंदरगाह है, जो आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन प्रदर्शनों ने चीन की चिंता को बढ़ा दिया है। चीन ने अपना बहुत बड़ा निवेश CPEC में किया है। ऐसे में पाकिस्तान को लेकर उसके आका चीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चीन को शांत करने के लिए पाकिस्तान बूट और बुलेट दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में बलूचों के लिए अपनी आवाज बुलंद करना जुर्म हो गया है। इंसाफ की आवाज उठाना अपराध हो गया है। तस्वीरें देखिए, निर्दोष बलोच ग्वादर में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उन पर गोलियां चलाई गईं। उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, टायर बस्ट किए गए। मतलब साफ है, बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। Zee News.